होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के। तो बेटा पूरी बुक के अंदर 4 प्रोसेस है, तो मैं 4 प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रोसेस नहीं पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के, आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको 2 वीडियोज में, एक में 2 प्रोसेस और नेक्स्ट में 2 प्रोसेस और करके बताऊंगी। तो आपको इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत इजी लैंग्वेज है और उसको लर्न करने की मैं आपको इजीली ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो देखिए मेरे साथ बेटा, सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे, एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले में भी बताया था। देखिए स्टेप्स और प्रोसेस एक ही बात होती है। जो आपके स्टेप्स हैं हम उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस। अगर एग्जाम में आपको लिखा हुआ आ जाए कि राइट डाउन दी स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस, तो आप ये याद रखना स्टेप्स यानी वो आपसे प्रोसेस ही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला है आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब बेटा आप जब भी आपको कोई पूछे भाई प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, आप इसको शॉर्ट वर्ड में याद कर सकते हैं, सॉ माई आंट्स कार टुडे। अब इसका पहला वर्ड लेंगे और आप क्या करेंगे, उससे याद रख सकते हैं कि ये क्या चीज है। अब सॉ माई आंट्स कार टुडे कोई भी पूछे तो उसका पहला वर्ड क्या है, एस सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ए एनालाइजिंग डेविएशन, सी कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, टी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब बेटा आपको एक बात और याद रखनी है, देखिए कहीं बुक में मैंने आपको ये सेटिंग करके बता दिया है कि सॉ माई आंट्स कार टुडे, कहीं बुक में क्या चीज होती है, जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो थर्ड पे लिखा होता है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये भी एक इजी लैंग्वेज है, एस एम कैट याद करना और इजी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंगली आप ये हेडिंग लिखिए और जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आप वो लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे याद है सॉ माई आंट्स कार टुडे, उसका पहला वर्ड लिख के आप याद कर सकते हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं कि ये क्या है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एसएम कैट भी बहुत इजी है, जिसमें हम पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और सी में आप ये वाला लिख देना कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, और ए एनालाइजिंग डेविएशन एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। वो आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले हमारी हेडिंग है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए बेटा सबसे पहले आपके कंट्रोलिंग के फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी गुड्स बना रहे हैं, तो हम उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। हम ये सोचते हैं किस स्टैंडर्ड का हमें गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, ठीक है, ताकि हम एंड में ये चीज देखें जब वो बन के आए गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो गुड्स बन के आए, वो कॉमोडिटी बन के आए, क्या हमने माइंड में जो स्टैंडर्ड सोचा था, जो क्वालिटी सोची थी, क्या वैसा बन के आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या स्टैंडर्ड हमें अपने प्रोडक्ट का रखना है और किस तरह से वो बन के आएगा, वो इसके अंदर हम चेक करेंगे। वो तो खैर लास्ट का आएगा, लेकिन अभी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में पहले स्टेप के अंदर हम क्या सेट करते हैं माइंड में, इस स्टैंडर्ड की, मतलब इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बन के आना चाहिए। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड दी बेसिस अगेंस्ट विच, अब मैंने जो आपको बताया वो स्टैंडर्ड हमने माइंड में सेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है और मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि मेरा पेन भाई इस तरह से बन के आना चाहिए, एंड में मुझे 1000 पेन बनाने हैं। तो अभी मेरे हाथ में एक पेन है, जब 1000 पेन बन के आएंगे मैंने माइंड में सेट कर लिया, मुझे इस तरह का पेन चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये कॉस्टिंग होनी चाहिए, इतने टाइम पीरियड में पूरा हो जाना चाहिए। फिर हम बाद में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड जब बन जाता है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव, जो मैंने आपको बता दिया है, क्वांटिटेटिव होता है कॉस्ट की टर्म में विच इज मेजरेबल, ठीक है, और विच इज मेजरेबल यानी कॉस्ट कि इस पेन की कॉस्ट कितनी बन के आएगी, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होती है, क्वालिटी, कि आपने इस पेन की क्वालिटी कैसी बनाई है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो आप मेजर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोगों की परफॉर्मेंस देखेंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड जो आपने मेंटेन करा हुआ है उसको बनाने के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट। जो आपने स्टैंडर्ड सोचा था उसी अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, वो आप उसको चेक करेंगे। फिर है एनालाइजिंग डेविएशन। अच्छा बेटा जरूर याद रखना, डेविएशन हमारी क्या होती है, मिस्टेक्स। कई बार जब हम काम करते हैं, याद रखना, जब हम सपोज करो ये पेन बना रहे हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज है, ये कॉमोडिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
तो हम जब बना रहे हैं पेन, अगर गलती से ये पेन में कोई मिस्टेक आ गई, कलर में चेंज आ गया या कुछ आ गया, तो हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन। When the deviation between the planned and actual performance, देखिए when the deviation between the planned और actual performance is significant, a detailed analysis is made to identify the causes of such deviation। ये बात क्या बोल रहे हैं, when the deviation between the, जो आपने प्लान करा हुआ है, ठीक है, आपने ये स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, प्लान करा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड बन के आना चाहिए, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर ये बात बोल रहे हैं अ डिटेल्ड एनालिसिस इज मेड, अगर कोई डेविएशन, कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो डिटेल्ड एनालिसिस करा जाता है, क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए कि ये मिस्टेक्स क्यों आई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड में भाई गलतियां भी हमने देख ली, अब हम कंपेयर कर लेंगे जो हमारा पूरी परफॉर्मेंस बन के तैयार होकर के आई है, ये पेन बन के तैयार है, क्या वो स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The fourth step is to compare actual performance with the standard established earlier, जो स्टैंडर्ड आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में सोचा था। Such comparison reveals as to what extent the performance deviates from the standard। अच्छा, अब एक बात सुनिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप कंपेयर करोगे, जो आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप में ही सेट करे थे, तो आपको ये रिवील होगा, ये पता चल जाएगा कि अभी हमारा जो बन के आया एक्चुअल परफॉर्मेंस, सपोज करो आपने अपने माइंड में सेट करा था मुझे 100 यूनिट किसी चीज के बनाने, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड जो हमने सेट करा था, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हमने 100 यूनिट का करा था, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे पास जो बन के आई है किसी भी चीज की, याद रखना एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 80 यूनिट। तो क्या चीज है, सेट तो हमने माइंड में क्या करा था, हमें 100 यूनिट बनानी है, लेकिन आई कितनी, 80 यूनिट। तो 20 यूनिट जो नहीं आई है वो हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड, मतलब कहने का मतलब हमारा स्टैंडर्ड जो नहीं बन के आया है, तो उसमें कितना डेविएट हुआ है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया है, तो कितना हमारा वो रह गया है, उस चीज को हम चेक करेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट दी परफॉर्मेंस डेविएट, कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ तक रुक गई है, कि जितना हमने सोचा था उतना नहीं आया, वो रिवील हो जाएगा इसमें जब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट के साथ। फिर क्या करेंगे, अगर कोई मिस्टेक अगर हो गई, जैसे मैंने आपको बताया 100 यूनिट सोचा था, 80 यूनिट बन के 20 यूनिट नहीं आई, तो मैं रिवील तो हो गया 20 यूनिट नहीं बन के आई हमारे पास, करेक्टिव एक्शंस लिया जाएगा। एज सून एज वेरिएशन आर रिपोर्टेड, जैसे पता चलेगा भाई कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो करेक्टिव और रेमेडियल एक्शन, करेक्टिव एक्शंस ले लिया जाएगा, आर नीडेड टू बी टेकन टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ डेविएशन, की बाद में गलतियां नहीं अकर हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और गोल इजीली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी, चेकिंग स्नैक्स, मेन्यू, जस्ट चीज। अगर आपको लर्न करने का इजी तरीका चाहिए तो आप सीधा याद रखना, प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी। कोई भी आपसे पूछे भाई सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी, चेकिंग स्नैक्स, मेन्यूज, जस्ट चीज। तो इसका पहला वर्ड अब याद रखना। अगर आपको इस तरह से कोड वर्ड में याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप सीधा सिंपल छोटे वर्ड में याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PSERSMJC, ठीक है, PSERSMJC, ठीक है, अच्छे से लर्न करना। और नहीं तो प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी, चेकिंग स्नैक्स, मेन्यू क्या है, मेन्यू जस्ट चीज, बहुत इजी। प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी, मेरे साथ रुक करके बोलो, प्रीफर सिंपल इजी रेसिपी, चेकिंग स्नैक्स, मेन्यू जस्ट चीज। और उसका फर्स्ट वर्ड लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपको ऐसे याद होगा। तो फर्स्ट वर्ड लेंगे, सीक्वेंस में आप लिख देंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिजाइन, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्री मतलब पहले, ठीक है। अब क्या चीज होता है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड इन दिस स्टेप टू वेरीफाई वेदर द कैंडिडेट फुलफिल नेसेसरी क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर द जॉब। देखिए, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन फिल करी है, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए, तो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है बहुत ध्यान से उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करा जाएगा, फिर कैंडिडेट को ये देखा जाएगा क्या वो इस
फॉर्म के लिए एप्लीकेबल भी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि इस जॉब के लिए तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, अगर वो ही नहीं फुलफिल कर रहा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं फुलफिल कर रही होगी, तो हम वही रिजेक्ट कर देंगे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो भी आपने फॉर्म या कोई भी चीज़ भरी है, कोई लेटर भरा है, फॉर्म भरा है, किस चीज़ के लिए, ये किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए, अगर आप वो ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, सपोज करो एज लिमिट 25 ईयर्स दी हुई है और आप 22 के हो, लेकिन आपने तब भी फॉर्म भर दिया है, तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड इन दिस स्टेप टू वेरीफाई वेदर द कैंडिडेट फुलफिल नेसेसरी क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर द जॉब, जो जरूरी है जॉब के लिए। इट्स एम्स टू एलिमिनेट का मतलब रिमूव कर देना, द अनसुटेबल कैंडिडेट। इसका मेन एम क्या है, जो भाई क्वालिफिकेशन को पूरा ना कर रहा हो, एज लिमिट को पूरा ना कर रहा हो, तो उसको पहले ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दैट इज द एप्लीकेंट्स who do not possess the required qualification। मैंने आपको बताया है the object of preliminary interview is to see whether the applicant कौन होता है, जिसने एप्लीकेशन फिल करी हुई होती है, फॉर्म फिल करा हुआ होता है, is apparently suitable both physical and mental for the position। देखिए उस फॉर्म में ये चीज चेक करी जाती है, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है क्या वो फिजिकली और मेंटली इस पोजीशन के लिए सही है या नहीं है, वरना क्या चीज कर दिया जाता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैंडिडेट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आई होप समझ आ गया है आपको। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन टेस्ट। जब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा, सिलेक्शन टेस्ट। अब भाई सिलेक्शन टेस्ट सपोज करो किसी कैंडिडेट ने ये स्टेज पार कर ली, फिर उसके बाद क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट एम टू मेजर सर्टेन स्किल एंड एबिलिटीज। सिलेक्शन टेस्ट में किसी भी कैंडिडेट की स्किल्स और एबिलिटीज, ठीक है, किस तरह का वो काम कर सकता है, न्यू स्किल्स कैसे अडेप्ट कर सकता है, वो चीज चेक करी जाएगी। इन अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दी जॉब वेल। ठीक है बेटा, इसके अंदर किसकी जरूरत होती है, स्किल्स और एबिलिटीज की। और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें सिलेक्शन टेस्ट में देखी जाएगी। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम पर्सन की एबिलिटी चेक करते हैं टू मेक डिसीजन, कि कितनी एबिलिटी है, कि कितनी स्किल्स है उसकी, कितनी नॉलेज है उसकी, कि वो कोई भी डिसीजन लेने की पावर कितनी रखता है, उसका इंटेलिजेंसी लेवल देखा जाता है। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पोटेंशियल, किसी इंडिविजुअल का पोटेंशियल चेक करता जाता है, किस चीज के लिए, फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, कि वो न्यू स्किल्स कितनी जल्दी लर्न कर सकता है। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड मतलब बिजनेस टेस्ट, ट्रेड का मतलब बिजनेस ही होता है। मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन दी प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। देखिए कहने का मतलब ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या चीज होता है, एक पर्सन की नॉलेज अबाउट इस प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होगी, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कोई पढ़ा हुआ है तो उसको कितनी नॉलेज है उस चीज की, वो ट्रेड टेस्ट में चेक करा जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, इट शोज और इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। देखिए कि कितना इंटरेस्ट वो किसी भी टॉपिक में ले रहा है और उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, जॉब करना, देखिए बेटे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जॉब करने के लिए, उसका इंटरेस्ट कितने में है और उसका इन्वॉल्वमेंट, जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई सिलेक्शन टेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो किसमें देखा जाएगा, इंटरेस्ट टेस्ट में। और वो बातचीत करेगा जब, तो उसके अंदर बताएगा कि उसको जॉब करने में भी किस सेगमेंट में इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, तो ये 4 टेस्ट है, याद रखना। सिलेक्शन टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सन एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका पोटेंशियल हो गया, ट्रेड टेस्ट क्या हो गया आपका नॉलेज, ठीक है, और प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग की नॉलेज। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन और पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या चीज होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल प्रोसेस कंडक्टेड टू इवेल्युएट कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। देखिए इंटरव्यू एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अंदर होते हैं। तो इंटरव्यू फॉर्मल प्रोसेस होता है, कंडक्टेड टू इवेल्युएट, ये चेक करने के लिए होता है कैंडिडेट सुटेबल जॉब के लिए है या नहीं है। टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू, क्या क्रॉस चेक करने के लिए, याद रखना, जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में मिली है क्या वो सही है या नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या करा जाता है, पूछा जाता है, चेक करा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स। मेनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट फॉर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स ऑफ रेफरेंस। द ऑब्जेक्टिव, याद रखना बेटे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेकिंग रेफरेंस इज टू वेरीफाई द पास्ट हिस्ट्री। बहुत ध्यान से सुनना, एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग का, ताकि ये वेरीफाई कर सके पास्ट हिस्ट्री कहाँ है, अगर वो कहीं और काम करके आया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके आया है, कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है,
सोशल रिलेशन, यानी लोगों के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, सोसाइटी में सही तरह से रह रहा है नहीं, उसकी रेपुटेशन क्या है ऑफ द कैंडिडेट। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग मेनली इसलिए लिया जाता है किसी कैंडिडेट से, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है उससे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग में उसका मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, सब लिया जाएगा। किस चीज के लिए? द मेन एम इज टू चेकिंग रेफरेंस। चेकिंग रेफरेंस का क्या है? इज टू वेरीफाई द पास्ट हिस्ट्री, उसका कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में किस तरह से रह रहा है, रेपुटेशन कैसी है कैंडिडेट की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आइए सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है? कैंडिडेट हु क्लियर ऑल द अबव स्टेजेस, जिस कैंडिडेट ने सारी स्टेजेस पार कर ली, आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्ट कर लिया जाएगा किसके लिए? जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, समझ आया बेटा? ठीक है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, वही उसके बाद जब सेलेक्ट कर लिया मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आफ्टर सिलेक्शन एंड बिफोर जॉब इज मेड, सिलेक्शन के बाद और जॉब देने से पहले द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब उसको मेडिकली फिट है या नहीं ये चेक करा जाएगा कि कोई मेडिकल इल तो नहीं है। ठीक है, थ्रू चेकअप इट इज एंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिसीजेज, कोई कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं होनी चाहिए, और इज फिजिकली केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, कि फिजिकली फिट होना चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए, फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड। तो मेडिकल एग्जामिनेशन मेनली कैंडिडेट का क्यों होता है? आफ्टर सिलेक्शन होता है, और जॉब देने से पहले ये चेक करा जाता है कि कैंडिडेट को कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस तो नहीं है और वो फिजिकली फिट है या नहीं है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जॉब ऑफर। उसके बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जॉब ऑफर कर दी जाएगी। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जॉब ऑफर दे दिया जाएगा। फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। सच अ लेटर कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। देखिए बेटा, एक लेटर दे दिया जाएगा, जॉब ऑफर दे दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, उस लेटर के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होगी, विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, जिसमें उसको ज्वाइन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को जहां उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फ्रेम्ड विद कंटेन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या चीज होगा? रिटन कॉन्ट्रैक्ट भरवाया जाएगा एम्प्लॉय से या कैंडिडेट से एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जहां वो काम कर रहा है, विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब टाइटल, किस पोजीशन पे है जॉब की, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, ठीक है बेटा, किस डेट की ज्वाइनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाएगी, पे स्केल, ठीक है, सैलरी बता दी जाएगी, अलाउंसेस बेनिफिट्स बता दिए जाएंगे, वर्क रूल्स बता दिया जाएगा, आवर ऑफ वर्क बता दिया जाएगा, लीव रूल्स भी बता दिया जाएगा, ग्रीवियंसेस प्रोसीजर, अगर कोई शिकायत है उसे तो उसका प्रोसीजर बता दिया जाएगा, डिसिप्लिनरी प्रोसेस, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो भी प्रोसेस बता दिया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, अगर उसे जॉब वगैरह लीव करनी है तो कितने टाइम पीरियड में लीव कर सकता है, वो सारा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और बच्चों को भी बताइए बेटे, ताकि उनका भी फायदा हो सके। नेक्स्ट ईयर हम और भी ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, 11th-12th का बहुत अच्छे से डिटेल्ड वाइज नोट्स में आपको करवाऊंगी, इसीलिए आप अपने जूनियर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी फायदा हो, और इन दोनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी जिसमें 2 प्रोसेस और होंगे और वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होंगे। अच्छे से इसके नोट्स बनाना, अच्छे से इसको लर्न करना। थैंक यू सो मच।